बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज ऑब्वियसली सबसे पहले बात की जाएगी पीटीआई के तारीख़ साज जलसे की, जो अभी जब मैं वो गुफ्तगू हूँ तो वो जलसा जारी है और रिकॉर्ड तोड़ जलसा है। इस पर बात करेंगे, या हो सकता है मैं दोबारा आपकी खिदमत में उस जलसे की तफसीलात लेकर हाजिर हो जाऊँ। फिर हम बात करेंगे नाज़रीन ख्वाजा आसिफ के तारीख़ साज इंटरव्यू की। वो क्यों तारीख़ साज है, इस पर भी बात ज़रूरी है करना, जिसने पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा को दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया। बल्कि अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ वज़ीर दिफ़ा को नहीं, पाकिस्तान को भी तमाशा बना के रख दिया, पाकिस्तान की हुकूमत को भी बिल्कुल तमाशा बना के रख दिया। फिर हम बात करेंगे नाज़रीन दौरे अमेरिका पर गए दो वज़ीरों की इंतहाई भोंडे अंदाज में लड़ी जाने वाली लड़ाई की, जिसमें अल्टीमेटली दफ्तर ख़ारजा भी शामिल हो गया या दफ्तर ख़ारजा को शामिल होना पड़ा। शम्मा जुनेजो किस तरह नून लीग की बत्ती गुल कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ने इस लड़ाई के बाद जो गुज़िश्ता रोज़ हुई है डार साहब के साथ, उसके बाद वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर ख़ारजा की शिकायत लगाई है उसमें उन्होंने क्या तारीख़ी बात कही है, वो आपके गोश गुजार ज़रूर करूँगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इसके अलावा भी नाज़रीन आपको दो तीन बहुत अहम ख़बरों से आगाह करूँगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बात जो है वो फ्रेंडली फायरिंग से आगे क्यों बढ़ गई है, इस पर भी बात की जाएगी। नाज़रीन, पहले एक बात कर लेते हैं पीटीआई के जलसे की। नाज़रीन, पीटीआई का जलसा तवक्कुआत के मुताबिक बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और नाज़रीन, बिल्कुल मैं आपको ये बग़ैर किसी लगी लिपटी रख के बता रहा हूँ कि मैंने कोई 20-25 लोगों से बात की है अब तक, और सारों का ये कहना है कि एक जलसागाह के अंदर हो रहा है और कम से कम 5 जलसे जो हैं वो जलसागाह के बाहर हो रहे हैं। यानी कमोबेश एक अगर वहाँ पे अगर जलसागाह के अंदर जो हैं वो अगर 20 लाख लोग मौजूद हैं तो 50 लाख लोग जो हैं वो जलसागाह के बाहर मौजूद हैं, और वो पहुँच ही नहीं पा रहे, जलसागाह के अंदर पहुँच ही नहीं पा रहे क्योंकि सड़कें ब्लॉक थी। अच्छा नाज़रीन, अब जिक्र कर लेते हैं पहले। अच्छा, लेकिन नाज़रीन मैं यहाँ बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोशिश करूँगा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। असल बात जलसे की तादाद नहीं, ये तो सबको पता था कि जलसा तारीख़ साज जलसा होगा। अपनी तादाद के हवाले से, हुजम के हवाले से, वॉल्यूम के हवाले से ये जलसा बड़ा होना ही होना था और सारे अगले पिछले रिकॉर्ड टूटने ही टूटने थे। असल बात यह है कि जलसे में ऐलान क्या किया जाता है और आगे का लाएअमल क्या दिया जाता है, ये बहुत अहमियत का अमल है, जलसे के साइज़ से कहीं ज़्यादा। अच्छा नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए मेहदी हसन के जो इंटरव्यू है जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का किया है। नाज़रीन, बात यह है कि जब मैच फिक्स करके खेलने की आदत पड़ जाए या सवालात तय करके इंटरव्यू देने की आदत अपना ली हो, फिर एक ना एक दिन जो है वो गैर जानिबदार सहाफ़ी के सामने पहले से तय करदा सवालात के बगैर बात करनी पड़ जाए, तो फिर वही होता है जो ख्वाजा आसिफ के साथ गुज़िश्ता रोज़ हुआ है। पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया था कि वो मेहदी हसन जैसे दुनिया के जय्यद बड़े सहाफ़ी को इंटरव्यू देने बैठ जाए। शायद ख्वाजा साहब का ख्याल था कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे और ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की पज़ीराई का क्रेडिट लेने का ये एक सुनहरी मौका है। अजी मगर इसे कहते हैं ना कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू उनके सियासी दामन पे कलंक की तरह हमेशा नज़र आता रहेगा। वैसे तो और भी बहुत सारे दाग हैं उनके माथे पे। बहरहाल पार्लियामेंट हाउस में नाज़रीन किसी खातून को ट्रैक्टर ट्रॉली और किसी को और किसी बेहुदा नामों से पुकारने वाले ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन ने तमाशा बना के रख दिया। कल बाकायदा थोड़ी बहुत भी जो हमदर्दी रखते थे ख्वाजा आसिफ साहब से, उनको ख्वाजा आसिफ पर रहम आ रहा था उनकी हालत देख कर। भीगी बिल्ली, कुछ भी नाम दे लें, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो सवाल करता, ख्वाजा आसिफ साहब को लाजवाब देखता तो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था, जिसका नाम मेहदी हसन था। बाकायदा वो तमाशा कर रहा था, मज़ा ले रहा था, यूँ लग रहा था वो इंटरव्यू नहीं कर रहा, वो ख्वाजा साहब का मज़ा ले रहा है मेहदी हसन। और फिर इसी हालत में हमारे वज़ीर दिफ़ा को वो तड़पता छोड़कर दूसरा सवाल दाग देता था, फिर नए सिरे से ख्वाजा आसिफ की दुर्गत बनानी शुरू कर देता था। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में सियासी मुखालिफिन की पूरी फैमिली जेलों में थी, खुद मैं 6 माह तक बिला वजह जेल में रहा। ये बड़ा उन्होंने बार बार जोर दिया।
इस पर मेहदी हसन ने कहा कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आता है वो मुखालफिन को जेलों में डाल देता है। आपकी बात से पता चलता है कि इमरान खान तो बेगुनाह है और सियासी इंतकाम का शिकार है। इस पर ख्वाजा आसिफ की हवाइयाँ उड़ गई और बोले नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ऐसा होता है तो ये होता है तो वो होता है। मतलब ये क्या जवाब है? खैर साहब मान भी रहे थे और साथ इनकार भी कर रहे थे, हर सवाल के जवाब में मान भी रहे थे, जब इकरार भी कर रहे थे, इनकार भी कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मुकम्मल तौर पे उनका फ्यूज़ उड़ा हुआ था। अब ख्वाजा आसिफ साहब की ये 6 माह की कैद का जो वो दावा कर रहे हैं उसका किस्सा भी नाज़रीन मुख्तसर सा सुन लें। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को नैब ने गिरफ्तार किया था। 22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया था उनको। 16 फरवरी को उन्हें आंखों के इलाज के लिए जेल से में हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया गया। फिर 11 मार्च को जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ख्वाजा साहब 11 मार्च से रिहाई के दिन 24 जून तक जिन्ना हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहे। ऐसी 6 महीने की कैद ख्वाजा साहब थोड़ी, बड़ा रौला पाया 6 महीने। अब इंटरव्यू देखें तो पता चलता है कि मेहदी हसन भी ख्वाजा आसिफ की हालत को बाकायदा एंजॉय कर रहा है। जैसे वो, अल्लाह माफ़ करे मिसाल देना नहीं चाहता, लेकिन जैसे वो बारिश हो जाए तो जो जानवर निकलते, चूहे वूहे निकलते हैं या तो बच्चे वो रस्सी से बांध के उसका मज़ा लेते हैं, वो हाल था ख्वाजा आसिफ साहब का मज़ा लेने वाला। मेहदी हसन यार भाजी तुझे की कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। मेहदी साहब ठीक है, ਤੁਸੀਂ बड़े ਵੱਡੇ जर्नलिस्ट हो, लेकिन साढ़े वज़ीर दिफा सन ख्वाजा साहब, थोड़ा जिहा तो हाथ हल्का रखना सी। अब एक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान जेल से ट्विटर अकाउंट चला रहा है। ठीक है, इस पर मेहदी हसन ने कहा कि अगले दिन आप कह रहे थे कि इमरान खान का अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप 2 मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपके पास सबूत है कि अकाउंट इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? इस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सबूत है, मगर वो मैं सामने नहीं लाऊंगा। इस पर मेहदी हसन ने कहा कि अगर आप सबूत दे नहीं सकते तो फिर दावा क्यों कर रहे हैं? तो ख्वाजा साहब लुक वो यकीन करें नाजरीन, पूरे इंटरव्यू में से उनकी निकाल दी जाए तो बाकी इंटरव्यू सिर्फ 3.25 मिनट का बचता है। मेहदी हसन ने सवाल किया कि पाकिस्तान की जेलों में खवातीन कैद हैं, हज़ारों कारकुन बगैर मुकदमे के गिरफ्तार है, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, क्या ये सब आपकी हुकूमत नहीं कर रही? ख्वाजा आसिफ ने कहा ये सब 9 मई के मुल्ज़िम है। मेहदी हसन ने फ़ौरन वार किया कि 9 मई की तहकीकात कहाँ है? अगर तहकीकात ही नहीं हुई तो फिर किस बुनियाद पर हज़ारों कारकुनों को जेल में डाला गया? इस सवाल पर ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान फिर लड़खड़ाने लगे। वो बोले शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मगर मेहदी हसन ने सवाल किया कि क्या वाकई पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज़ है कि 2 दिन के अंदर हज़ारों लोगों के शवाहिद हासिल कर लिए, फिर उनकी बुनियाद पर 15,000 लोगों के घरों पर छापे मार के उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया? ये दुनिया की तारीख का अनोखा वाक़या है। इंटरव्यू के आखिरी लम्हात में ख्वाजा साहब मुकम्मल तौर पे एग्जॉस्ट होकर गिर गए, हार चुके थे, और ये उनकी ज़ुबान जो है कोई मतलब उनके किसी भी ख्याल का बोझ उठा नहीं पा रही थी, उनके किसी बयानिए का बोझ नहीं, किसी जुमले का बोझ नहीं उठा पा रही थी उनकी ज़ुबान। अल्फाज टूट फूट का शिकार थे, रेज़ा रेज़ा हो रहे थे अल्फाज उनके गले में, और परेशानी में यकीन उनका गला भी बैठ गया। पाकिस्तान का वज़ीर दिफा गैर मुल्की सहाफ़ी के सामने बेबसी की तस्वीर बना हुआ था, रहम आ रहा था। और दूसरी तरफ मेहदी हसन जो बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त की दुनिया का, वो फातिहाना अंदाज में बैठा था, ऐसे जैसे शिकारी अपने शिकार को बेबस देख कर मुस्कुरा रहा होता है। इस तरह पूरा इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ की नालायकी और शर्मिंदगी का शाकार साबित हुआ है। फ्रेंडली और कंट्रोल्ड मीडिया की आदत ने ख्वाजा आसिफ को रुस्वा कर दिया, सीधी बात। अगर इंग्लिश में बात कहने की, अच्छा मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब की अंग्रेज़ी उर्दू और जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बो करते हैं, तीनों चारों ज़ुबानें मिलाते हैं तो बड़ी खूब करते हैं। ये ख्वाजा साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, उनकी अंग्रेज़ी पर कुदरत है और उर्दू भी अच्छी बोलते हैं और बीच में पंजाबी का तड़का भी खूब लगाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब आपके पास दलाइल ना हो, इसकी जगह आप किसी को भी बिठा देते, शहबाज शरीफ साहब बैठे होते, इसकी जगह इसहाक डार बैठे होते, एहसन इकबाल साहब बैठे होते, तो इससे भी बड़े लतीफ़े होते। जब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप सबसे ये सवाल करेगा तो आप सबकी यही हालत होगी, आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, आपसे नर्म से नर्म लहजे में भी नर्म से नर्म सवाल भी किया जाएगा, आप यूं ही करने लग जाएंगे।
बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ले लिया तो चलें, अब भुगतें और आप मजाक उड़वाते रहे, उसके छोटा सा एक एक जुमले की अलग अलग मीन बनती रहेगी। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था मैंने कि शमा जुनेजो नामी एक नाकाम अदाकारा जो इस वक्त हर किसी को ये बता रही है कि उसकी रसाई पाकिस्तान के हसास तरीन मामलात तक है, हसास तरीन फाइल्स तक हो चुकी है। वो इसराइल को तस्लीम करने की ना सिर्फ हामी है बल्कि उसके लिए काम भी कर रही है और कहती है कि नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म के सामने जो साथ मेरी तस्वीर जो है मेरा ख्वाब है, अगर वो हो जाए तो मैं उसे प्रोफाइल पिक्चर बनाऊंगी बड़े फ़ख्र के साथ। पता नहीं वो कहाँ तक जाने के लिए तैयार है शमा जुनेजो। इस शमा की वजह से नून लीग के अपने 14 तबक रोशन हो चुके हैं 2 दिन के अंदर। अब उन्होंने मुल्क के 2 अहम वज़रा इस मामले ने आमने सामने ला खड़े किए हैं। नाज़रीन, आपने सुन ही लिया होगा कि हुआ यूँ है कि वज़ीर आज़म के वफ्द में शामिल 2 वज़रा जो है ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार एक दूसरे से ना सिर्फ लड़ पड़े हैं बल्कि बाहम गुत्थम गुत्था होते होते रह गए हैं। गंदी पंजाबी ज़ुबान में गालियाँ दी गई हैं, पंजाबी ज़ुबान में गंदी गालियाँ दोनों ने दी हैं राह चलते चलते, और तमाम हदें फलांग ली। अब वो गालियाँ, उन गालियों का मैं ज़िक्र भी नहीं कर सकता आपके सामने, इतनी गंदी गालियाँ दी गई। इन दोनों वज़रा के ताल्लुकात नाज़रीन काफ़ी अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, मगर अब मामला जो है वो एक तमाशे की हैसियत इख्तियार कर गया। हुआ यूँ है कि पहले बरतानिया में होने वाले ओवरसीज़ कन्वेंशन के दौरान भी ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकारीर की। ख्वाजा आसिफ ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, ऐसा निज़ाम पहले कायम हो जाना चाहिए था। जब इसहाक डार खिताब के लिए आए तो उनका कहना यह था कि कोई हाइब्रिड वाली बात है, मैं नहीं इत्तफाक करता हाइब्रिड वाली बात से, सिर्फ हमारी हुकूमत चल रही है और ना ही मुल्क में ऐसा कोई निज़ाम चल रहा है। इसके बाद दोनों वज़रा अमेरिका पहुँचे तो अपनी ज़ाती लड़ाई भी साथ लेकर गए, जहाँ इस लड़ाई में एंट्री होती है शमा जुनेजो की। शमा जुनेजो की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मौजूदगी ने इस लड़ाई पर मज़ीद तेल छिड़का। शमा जुनेजो के बारे में ये पता चलने पर कि वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए बाकायदा खुलेआम लॉबिंग करती है और उसकी ट्वीट्स और माजी और सब कुछ जब सामने आ गया तो फिर ख्वाजा साहब की तो बस ऐसी तैसी फिर गई। उसके बाद हर वज़ीर जो है अवामी सतह पर शमा जुनेजो से दूरी रखने पर मजबूर हो गया और हुआ यूँ कि ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म की जगह अक़वाम मुत्तहिदा होने वाले इजलास में ख़िताब करना पड़ गया, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो ट्रंप के साथ मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये पहली तकरीर है, इंट्रोडक्टरी स्पीच जो थी उसमें। अब वज़ीर आज़म की जगह वो खिताब, उस खिताब के दौरान आपने भी ये सारी बातें सुन ली होंगी कि जो तस्वीर मीडिया पर जारी हुई उसमें शमा जुनेजो वज़ीर दिफा के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल साथ जोड़ के बैठी हुई हैं। इस तस्वीर पर ख्वाजा आसिफ ने और फ़ौरन ही तनकीद, ख्वाजा आसिफ जैसी तकरीर करके आए उनको पता लग गया कि जी काम ख़राब हो गया, जी पूरी दुनिया से उनको मैसेज आने शुरू हो गया कि ये क्या हो गया। इस तस्वीर पर ख्वाजा आसिफ ने वजाहत दी कि ये खातून, ये किसने मेरे पीछे बैठना है, ये खातून या किसी और ने किसने मेरे पीछे बैठना है, ये दफ्तर खारजा की सवाबदीद और इख्तियार था और है। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि फ़लस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। गज़ा पर भी मेरे ख़यालात वाज़ेह हैं, मैं उनका बरमला इजहार भी करता हूँ। इसराइली और सहूनियत पर मेरे ख़यालात जो हैं वो नफ़रत के सिवा कुछ नहीं है। बहुत बोल्ड होने की कोशिश की। ये खातून कौन है, वफ्त में हमारे साथ क्यों है, इनको मेरे पीछे क्यों बिठाया गया, इन सवालों का जवाब मैं नहीं दफ्तर खारजा दे सकता है। मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि उनकी जानिब से जवाब दूँ। अब इसके जवाब में नाज़रीन जो दफ्तर खारजा ने वजाहत जारी की उसने तो बिल्कुल ही मामला ख़राब करके रख दिया कि दफ्तर खारजा जो जवाब देगा, ज़ाहिर है ऑब्वियस बात है कि वो डार साहब से पूछे बगैर तो नहीं ना, उसका लफ्ज़ ख्वाजा साहब। अच्छा वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह हुआ है। पहली बात यह है कि ख्वाजा साहब आपका ये कहना कि ये खातून कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता, ये बहुत अजीब बात है। पहले मैं ये बता दूँ, और अच्छा नाज़रीन आपको यही बता दूँ कि जब ख्वाजा साहब को अपनी गलती का या जिस बात का भी एहसास हो गया कि मेरे साथ ये खेल हो गया है, डार साहब ने मेरे साथ ये बारीक वारदात कर दी है, उसके बाद इसको कवर करने के लिए एक तो ये ट्वीट की, दूसरा ना वो उस वक्त जब वज़ीर आज़म ने वापस आना था मुलाकात के बाद, तो वो ना दिखाने के लिए और बाकी तस्वीरें भी वो ना फ़लस्तीनी जो मखसूस एक मफलर है वो लपेट कर बैठ गए और अपने आप को बड़ा फ़लस्तीन कॉज का चैम्पियन साबित करने की कोशिश करते रहे। ट्वीट भी की, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि तीर कमान से निकल चुका था, ताख़ीर हो चुकी थी। अब ख्वाजा साहब का ये कहना कि उन्हें नहीं पता कि कौन क्या है,
बिल्कुल बात उन्होंने, ये सफ़ेद झूठ था ख्वाजा साहब का, ये कहना, ये और भी झूठ था कि जनाब अली मैं जानता ही नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था। ख्वाजा साहब फड़े गए हो तो आप ये आपने डार साहब पे डाल दी थी, बड़ी अच्छी थी वो शरारत डार साहब की थी, वो भी चल के बता देता हूँ कि डार साहब ने आपके साथ क्या किया। वो ठीक है डार साहब नहीं किया, लेकिन ये तो नहीं आपने कहना था कि मैं शमा जुनेजो को जानता ही नहीं हूँ। सफ़ेद झूठ बोला, पकड़ा गया। शमा जुनेजो से आप कई बार मिल चुके हैं, उनके साथ सेल्फियां हैं आपकी। ये अब आप ये भी कह देंगे कि सेल्फियां तो हज़ारों लोगों की होती हैं, लेकिन वो हज़ारों लोगों वाली सेल्फियां नहीं थी, वो स्पेशल सेल्फीज थी, स्पेशल तस्वीरें थी। आप शमा जुनेजो को जानते, सारे जानते हैं, नून लीग पूरी की पूरी जानती है। ऐसे ही उसके वज़ीर आज़म के जो ऑफिस तक उसकी रसाई थी, सफारत खाने के अंदर तक रसाई थी, जहाज़ के अंदर रसाई थी, खुलेआम रसाई थी उसकी, सब जानते थे। बहरहाल पूरी कौम देख चुकी है। यही नहीं, शमा जुनेजो की मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ तस्वीर मौजूद है, एक नहीं बार कई तस्वीर मौजूद है। तो शमा जुनेजो से आप बिल्कुल ये फासला दूरी इख्तियार कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने ढोल असल में अपने गले से उतार कर इस डार साहब के गले में डालने की कोशिश की है, तो उन्होंने अपनी सफाई के लिए दफ्तर खारजा को आगे कर दिया। अब शमा जुनेजो की पाकिस्तानी वफ्द में मौजूद दफ्तर खारजा ने वजाहत जारी की, वो जैसे मैंने अर्ज़ किया वो बहुत तशवीशनाक थी। उस पर मैंने ये सुना है कि वो जो क्या कहते हैं उस पर लग जाता है, नोट आ जाता है, कम्युनिटी नोट आ जाता है, वो लग गया उस दफ्तर खारजा की, क्योंकि लोगों ने कहा है कि जी ये दफ्तर खारजा का बयान झूठ पर मबनी है, उस पर कम्युनिटी नोट लग गया। पता नहीं ये बात ठीक है कि नहीं, मुझे अभी किसी ने बताया। अब दफ्तर खारजा ने बताया कि जी शमा जुनेजो पाकिस्तानी वफ्द का ना हिस्सा थी, ना ही पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने उनको भेजा इजलास में शमूलियत के लिए, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया। वज़ीर दिफा के पीछे उनके बैठने की मंजूरी जो है वो इसहाक डार ने नहीं दी। नाज़रीन आप खुद सोचें कि मतलब जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है और जो वज़ीर आज़म की जगह हमारा जो वज़ीर दिफा है वो तकरीर कर रहा है, तो क्या जो उनके साथ बैठे हुए लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से चलेंगे? ये बिल्कुल वैसे ही है, आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टार गवाह नहीं आप पेश करते कि वो इमरान खान साजिश कर रहा था 9 मई की, और कांस्टेबल जो था वो देखता देखता वो बैठा है और वो टेबल के नीचे घुस के उसने पूरी वारदात सुन ली। तो शमा जुनेजो को भी ऐसे ही आप कांस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद ही अंदर चली गई थी और उसने टेबल के नीचे से घुस के अचानक ऊपर आके बैठ गई थी। यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। यार खुदा दा वास्ता कोई गल बना तो लो। इस जो वजाहतें करने की कोशिश कर रहे हैं उसने मज़ीद कई सवालात पैदा कर दिए। शमा जुनेजो किस तरह इजाज़त के बगैर पाकिस्तानी वफ्द में शामिल हो गई? क्या इस आगदार ने उन्हें ख्वाजा आसिफ के पीछे बिठाया? मैं बता देता हूँ। वज़ीर दिफा से कोई पुराना बदला लिया है? मैं बता देता हूँ। इन 2 वज़ीरों की ज़ाती लड़ाई में मुल्क को तमाशा बना दिया। अब बात खुलकर मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी प्लानिंग थी, बिल्कुल डार साहब की थी। बहुत ही बावसूख ज़राए कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने ये पूरी प्लानिंग की थी और इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार साहब ने इसको एग्जीक्यूट किया था। और नाज़रीन पंजाबी गालियों की बातें तो आपने सुन ली होंगी। जब ये वापस आ रहे थे हमारे वज़ीर आज़म साहब, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने उनसे एक बात कही है, वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपको पता है ना नाज़रीन, मैं पहले भी इस बात का इंकशाफ कर चुका हूँ कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो पनामा केस था उसमें इकामा जो निकाला था, जो इकामा हवाले किया था नवाज़ शरीफ साहब का सरकार के हवाले या इस्तगासे के हवाले किया था, वो डार साहब ने किया था, इसहाक डार साहब ने किया था। लेकिन ये जुर्म भी नवाज़ शरीफ साहब माफ़ करने के लिए तैयार हो गए थे, वो माफ़ कर दिया था। यानी इकामा जो हवाले किया था, इकामा तो हाथ नहीं लग सकता था ना, तो इकामा जो दिया था वो इसहाक डार साहब ने निकाल कर दिया था। तो इस हवाले से उन्होंने एक बड़ा तारीख़ी जुमला कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। किसने? ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले तो पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे, कहते ये को बचो, डार को बचो, मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब डार को बचो। इन्हें पहले तो इकामा दे के नवाज शरीफ दी कमर च छुरा मारिया सी ना, हुण ये दोवें भरावां दे तुहाडे दोवें भरावां दे पजामे दे के तुहाडी कमर च छुरा मारेगा। पहले इकामा दे के हुण पजामा दे के,
ये थोड़ी कमर 'च छुरा मारेगा। यहाँ तक गुस्से में थे ख्वाजा आसिफ साहब और हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार थे। फिर दूसरी नाज़रीन एक और बात भी, इसहाक डार साहब को इस बात का भी बहुत ज़्यादा रंज था, गुस्सा था, और वो गुस्से के आलम में ही थे जो उन्होंने फिर ये भी हरकत की कि हमारे जो ख़ारजा साहब हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म साहब, जो वो ये समझते थे, वो ये तवक्को कर रहे थे कि अगर वज़ीर आज़म ने तकरीर नहीं करनी तो फिर तकरीर का हक़ मेरा है। यानी इसहाक डार साहब समझते थे कि तकरीर मुझे करनी चाहिए, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का ये हक़ नहीं बनता, क्योंकि मैं वज़ीर ख़ारजा भी हूँ और मैं डिप्टी वज़ीर आज़म भी हूँ। तो इसलिए उनको ये बहुत ज़्यादा कलक था। बहरहाल ये उनकी डार साहब की भी किस्मत है कि वो जिस खातून को भी अपने साथ लेके जाते हैं, या जो खातून भी उनके करीब होने की कोशिश करती है या वो होते हैं, वो कुछ ना कुछ इसी तरह का ही हो जाता है। और उसके साथ उससे पहले आपने अनुशा रहमान को देखा था, वो उनको भी गैर मुल्की दौरों में लेके जाते थे तो फिर वो उन पर तौहीन मज़हब का मामला आ गया था। अब ये इसके साथ शमा जुनेजो पर हाथ रखा है तो ये मामला आ गया। तो अभी आने वाले दिनों में नाज़रीन लोग पूछते हैं क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में अगर पीटीआई कुछ भी ना करे ना, और 1-1.5 महीना 2 महीने दूर से बैठी तमाशा भी देखते रहे ना, तो नून लीग के अंदर वो कुछ होगा, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी, और फिर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी वो कुछ होने जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला जो है वो फ्रेंडली फायरिंग से बढ़कर बाकायदा लड़ाई तक पहुंच चुका है। अगरचे दोनों जमातों की जो एक ही है, लगामें जो है एक ही हाथ में है, लेकिन पीपल्स पार्टी को लगने लगा है कि उन्हें गैर महसूस अंदाज में खेल से आउट किया जा रहा है। 6 नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को धोखा दिया, उसके बाद शायद यही फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी को इस धोखेबाजी का मजा चखाया जाएगा। यही वजह है कि पाक सऊदिया मुआहदे के बारे में आसिफ जरदारी के फरिश्तों को बेइल्म नहीं था। बिल्कुल मैं आपको मुसद्दिका बात बता रहा हूँ कि जरदारी साहब को कुछ पता नहीं था जब ये मुआहदा हुआ। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम यह है कि सदर जरदारी के दौरे चीन को दफ्तर खारजा के ज़रिए नाकाम बनाया गया। अब पाकिस्तान के इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत की बात हो रही है, मगर पीपल्स पार्टी किसी भी जगह ऑन बोर्ड नहीं है। अपनी इस नाकदरी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नून लीग की क़यादत और हुकूमत पर कभी हल्के और कभी भारी सुरों में बात करना शुरू कर दी है, जिस पर मरियम नवाज़ की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं की जा रही, और साथ ये भी मुतालबा कर दिया कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए की जाए। अब मरियम नवाज़ इस पर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि हम क्यों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद करें। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत तो सिर्फ 10,000 रुपये इमदाद मिलती है, मगर सैलाब मुतासरीन को मैं 10-10 लाख रुपए देना चाहती हूँ। मरियम ने यह भी कह दिया कि एहतराम अपनी जगह, मगर पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली काट देंगी वो। अजीब ज़ुबान काटा हुआ, ये उन्होंने भी खैर एतराज़ किया, वो भी बता देता हूँ। अच्छा, मरियम नवाज़ का पीपल्स पार्टी की क़यादत पर यह स्ट्रेट फायर था। इस पर पीपल्स पार्टी ने पंजाब से नदीम अफजल चंद को मैदान में उतारा है फ़िलहाल, जिनका कहना यह है कि ज़ुबान काटने वाली बात तो सुनी थी, उंगलियां काटने वाली बात पहली बार सुनी है किसी बात पर। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनते वक्त नून लीग से 19 निकाती मुआहदा हुआ था, जिसकी एक शिक बल्दियाती इलेक्शन का। अब पीपल्स पार्टी को भी अचानक बल्दियाती इलेक्शन याद आ गया बैठे बैठे। अब उन्होंने कहा जी क्या बल्दियाती इलेक्शन कराने से भी IMF ने रोका है नून लीग को। फिर चंद साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने रवां माली साल के पहले 38 दिनों में 450 अरब कर्ज लिया है, ये भी बैठे बैठे याद आ गया। अच्छा, देखते हैं दोनों जमातों में बयानात की ये चांदमारी कब तक जारी रहती है। फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़रा नीचे लग के खेल रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं जी क्या बनता है। नाज़रीन, आखिर में सईद राजा के 2 अशार सुन लें। अपनी मजबूती किरदार से डर लगता है, पारसाओं को गुनाहगार से डर लगता है। अपनी मजबूती किरदार से डर लगता है, पारसाओं को गुनाहगार से डर लगता है। एक तू है जिसे अंदेशा नहीं है कोई, एक मैं हूँ जिसे इनकार से डर लगता है। भेद होती हुई बातों का कोई खौफ नहीं, खुद पे खुलते हुए असरार से डर लगता है। मुद्दतों पहले तेरे हिज्र की शाह सुर्खी लगी, आज भी शाम के अखबार से डर लगता है। यूं ना हो तुझसे रिहाई को तरसता फिरे कल, जिंदगी तेरे तलबगार से डर लगता है। मैंने ये राज फ़कत खुद को बताया है सईद, बात सुनती हुई दीवार से डर लगता है।
बात सुनती हुई दीवार से डर लगता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।